नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रजत, मेरे साथ है डॉक्टर सपना। हम दोनों कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट मातृत्व हॉस्पिटल से हैं और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला। हिस्टेरेक्टोमी सीजरियन सेक्शन के बाद महिलाओं में करे जाने वाला सबसे कॉमन ऑपरेशन है। हिस्टेरेक्टोमी का मतलब है बच्चेदानी को निकालने का ऑपरेशन। ये ऑपरेशन क्यों किया जाता है, कब इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और क्या बहुत सारे डॉक्टर बिना मतलब के या ज़रूरत नहीं होता है तो भी ऑपरेशन करते हैं। आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो सपना, ये हिस्टेरेक्टोमी क्या होता है? जैसे आपने इंट्रोडक्शन में ही बताया, हिस्टेरेक्टोमी वर्ड से हम क्या समझते हैं। हिस्टर मीन्स यूट्रस, बच्चेदानी, और एक्टोमी मतलब उसको काट देना, निकाल देना। तो हिस्टेरेक्टोमी मतलब बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन, थैली निकालने के ऑपरेशन को हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। तो क्या ये इस ऑपरेशन में खाली बच्चेदानी अकेले निकालते हैं या बच्चेदानी के साथ कुछ और भी निकालते हैं? और दूसरे शब्दों में बात करूं तो हिस्टेरेक्टोमी के कैसे कैसे प्रकार होते हैं? जी, तो जैसे अभी हमने बात करी कि हिस्टेरेक्टोमी मतलब बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन। इसमें बच्चेदानी अकेले भी निकाली जा सकती है और साथ में फेलोपियन ट्यूब्स, जो हमारी नलियाँ होती हैं, ये बच्चेदानी हो गई, फेलोपियन ट्यूब्स है और अंडकोश है। तो जब बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन करते हैं तो उसको हम हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं। पर इसके कई तरह के प्रकार हो सकते हैं, जैसे उसमें हम लोग सिर्फ फेलोपियन ट्यूब साथ में निकालते हैं तो हिस्टेरेक्टोमी विद बायलैटरल सैल्पिंगेक्टोमी बोलते हैं। सैल्पिंगस मतलब नली, और अगर हम ओवरीज निकालते हैं दोनों साइड की तो बायलैटरल सैल्पिंगो ओफरेक्टोमी बोलते हैं। इस तरह के अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस होते हैं और कई बार अगर ऑपरेशन करने में तकलीफ होती है तो सब टोटल हिस्टेरेक्टोमी भी बोलते हैं, जिसमें बच्चेदानी के जो मुंह होता है, सर्विक्स, कभी कभी वो हम नहीं निकाल पाते क्योंकि आगे के ऑपरेशंस की वजह से वो नीचे काफ़ी चिपका हुआ होता है, तो उसको हम सब टोटल हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं। अच्छा, ये हिस्टेरेक्टोमी कौन सा डॉक्टर करता है और किसको करनी चाहिए? हिस्टेरेक्टोमी एक सर्जन डॉक्टर करता है। नॉर्मली सर्जन मतलब हमारे जो ऑब्स्टेटिक्स और गायनेकोलॉजिस्ट जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं वो करते हैं और उनको करना चाहिए क्योंकि इसके बारे में, बच्चेदानी यूट्रस के बारे में जो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर है उनको ज़्यादा नॉलेज होती है इसकी ओवरऑल। मतलब ओवरऑल जो एमएस सर्जन है उसको नहीं करनी चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट को करनी चाहिए। मेडिको लीगली और जिस तरह के हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है उस हिसाब से गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास ही करानी चाहिए। अच्छा, ये बताओ कि कौन कौन से पेशेंट्स में हम लोग हिस्टेरेक्टोमी का एडवाइस करते हैं और कौन सी उम्र में हिस्टेरेक्टोमी एडवाइस की जाती है? जी, जो हिस्टेरेक्टोमी जो हमारा ये ऑपरेशन है, बच्चेदानी निकालने का जो ऑपरेशन है, मोस्टली 40 प्लस जो महिलाएं हैं उनमें किस तरह की तकलीफ है उस तरह से एडवाइस करा जाता है। 35-40 साल की उम्र के बाद जब महिलाओं का डिलीवरी कंप्लीट हो गया है तब महिलाओं में सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। उनको माहवारी के समय जो रक्तस्राव है वो बहुत ज़्यादा होने लगता है, उसके साथ क्लॉट्स आने लगते हैं। अगेन कई बार बच्चेदानी में गांठें हो जाती है, फाइब्रॉइड्स की गांठें हो सकती है, मस्से हो सकते हैं, पॉलिप्स हो सकते हैं, एडिनोमायोसिस जैसा एक फैक्टर हो सकता है। तो कोई भी तकलीफ जिससे बच्चेदानी में सूजन हो रही है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और हमारा जो मेडिकल मैनेजमेंट है, हम जो दवाइयाँ दे रहे हैं, हार्मोन्स की दवाइयाँ हो या दूसरी कई तरह की दवाइयाँ, अगर वो इस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में फेल होती है तब हम हिस्टेरेक्टोमी ऑपरेशन एडवाइस करते हैं। लेकिन हमारी जो प्रेफरेंस होती है वो मेनोपॉजल एज के आसपास हो तो ज़्यादा बेटर है। बहुत जल्दी 40 से कम उम्र में हम ये ऑपरेशन करने का एडवाइस नहीं करते हैं। इसके अलावा कभी कभी बच्चेदानी बाहर आ जाती है, उसको प्रोलैप्स यूट्रस बोलते हैं, उसमें भी हम लोग सर्जरी एडवाइस करते हैं। कभी कभी सीवियर एंडोमेट्रियोसिस होता है और कैंसर, यूट्रस का कैंसर, सर्विक्स का कैंसर और ओवरीज का कैंसर, इन सब में हम लोग हिस्टेरेक्टोमी एडवाइस करते हैं, लेकिन सब में इंडिविजुअलाइज करते हैं। अभी अगले क्वेश्चन में हम लोग एक एक इंडिकेशन के बारे में बात करेंगे कि किस में हम लोग कब हिस्टेरेक्टोमी करते हैं। हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में आपको एक केस सिनेरियो दे रहा हूँ। 38 साल की एक फीमेल है, उसको पिछले 6 से 8 महीने से हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि हम लोग उसका क्या मैनेजमेंट करेंगे। दूसरा, अगर वो मैनेजमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो सेकेंड लाइन ऑफ मैनेजमेंट क्या करेंगे और हिस्टेरेक्टोमी कब एडवाइस करेंगे? जी, अभी आप यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ पे एक 38 ईयर ओल्ड फीमेल है, उनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है लेकिन वो 40 साल से कम है। अब उनको ब्लीडिंग हो रही है और वो हमारे पास आए हैं। तो सबसे पहले वही है हिस्ट्री टेकिंग और हमारा ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से उनकी बच्चेदानी में कोई गांठें या उनके ओवरीज में कोई सिस्ट, पानी की गांठें या कोई टाइप का हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, कई बार थायराइड की प्रॉब्लम्स हो सकती है, पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे।
अब सबसे पहले हम साथ में हमारा हार्मोनल वर्कअप तो कराएंगे और एट द सेम टाइम बच्चेदानी अभी हमारी सब नॉर्मल है। कई बार अंदर कचरा भी होता है, उनको 2-2, 3-3 महीने पीरियड नहीं आता और एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया हो जाता है, वो भी हम देखेंगे। तो ये सारी चीज़ों को हम देखते जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप मैनेजमेंट हम करेंगे। अगर इनमें से उनको कुछ भी नहीं है तो हम लोग उनको एंटी फाइब्रोनोलाइटिक्स का जो शॉर्ट कोर्स देंगे, 4 to 5 डेज का कोर्स देंगे, जिसमें हमारे NSAIDs और एंटी फाइब्रोनोलाइटिक्स होते हैं, प्लस हम उनको हार्मोनल पिल्स भी दे सकते हैं और ये हम ट्रीटमेंट उनकी स्टार्ट करेंगे। हार्मोनल पिल्स हमने दिया, 2-4 महीने अच्छा रहा, उससे फ़र्क नहीं पड़ा, तो सेकेंड लाइन ऑफ मैनेजमेंट हमारे लिए क्या होता है? सेकेंड लाइन ऑफ मैनेजमेंट में इसमें ये है कि हमारे पास एक इंट्रायूट्राइन डिवाइस होता है, मिरीना उसका नाम है, और ये दवा वाली डिवाइस होती है। आम जनता नॉर्मली कॉपर टी ज़्यादा समझती है, ये भी कॉपर टी जैसा ही होता है, बट कॉपर टी में कॉपर होता है जो बेसिकली कॉन्ट्रासेप्शन बच्चा ना रुके उसके लिए हम अंदर बच्चेदानी के अंदर थैली के अंदर रखते हैं। बट जो मिरीना करके जो हमारा डिवाइस है, इसमें लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल करके एक हार्मोन होता है जो डायरेक्ट यूट्रस में रिलीज होता है और इसके अच्छे रिजल्ट्स भी हैं और इसको हम 5 से 7 साल तक यूज़ कर सकते हैं एक बार अगर वो पेशेंट को सूट हो जाती है। सपोज हमने मिरेना दिया, मिरेना पेशेंट को, मिरेना के बाद कुछ लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बार बार स्पॉटिंग होती रहती है, कुछ लोगों को एब्डोमिनल क्रैम्पिंग्स होते हैं। पेशेंट आपके पास 3 महीने के बाद मिरेना के बाद आया ये सब तकलीफों के कारण, तो आप क्या करोगे? मिरीना एक बार हम जब लगा देते हैं, क्योंकि ये एक पूरा एक डिवाइस है, इसके लिए हमको एक DNC का प्रोसीजर करना पड़ता है, पेशेंट को एनेस्थीसिया देना पड़ता है, इसमें पेशेंट का खर्चा भी होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो थोड़ी बहुत स्पॉटिंग हो रही है तो हम उसके लिए स्पॉटिंग मतलब थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग कभी कभार इरेगुलर तरीके से आ रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम मिरीना को निकाल दें। हम पेशेंट को फिर से चेक करते हैं, उनको काउंसिल करते हैं और साथ में एड ऑन मेडिसिन देते हैं। कई बार 4 to 6 मंथ्स में वो कंट्रोल हो जाती है और बाद में उसके रिजल्ट अच्छे हैं। सपोज मिरेना के बाद भी कंट्रोल में नहीं आया, 6 महीने 8 महीने साल भर में पेशेंट को तकलीफ एज इट इज़ है, तो क्या आप हिस्टेक्टोमी का एडवाइस करेंगे? आपका जैसे सवाल है इस केस से रिलेटेड, मतलब इस सवाल में हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से कारण है जिसमें हमको हिस्टेक्टोमी करना जरूरी हो जाता है। इंडिविजुअल इंडिकेशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमारी ये 38 ईयर ओल्ड फीमेल है जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और हमारा मेडिकल मैनेजमेंट इसमें फेल हो रहा है, स्टेप 1 मैनेजमेंट भी फेल हो रहा है, स्टेप 2 मैनेजमेंट भी फेल हो रहा है। तो इस तरह के पेशेंट जब लंबे समय तक एक तो उनका बार बार ब्लीडिंग होता है तो उनका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, अनीमिया उनको हो रहा है, अगेन बार बार रोज रोज पैड्स रखना, पेशेंट की ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी बिगड़ गई है, बहुत वो वीक फील करती है, वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा उनको सफरिंग होती है। तो इस तरह के पेशेंट कई बार सामने से ही आते हैं कि हमको डॉक्टर मैडम हमको ये बच्चेदानी निकाल देनी है क्योंकि हमको इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पेन होता है तो उनको हर रोज़ ये पेन बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे केसेस में फिर 3rd स्टेप में हमको हिस्टेक्टोमी के लिए जाना पड़ता है। अच्छा, क्या ये हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में के लिए हिस्टेक्टोमी करने से पहले हमको कुछ रिपोर्ट्स करना ज़रूरी है, कुछ बायोप्सी या पैप स्मीयर करना ज़रूरी है, हमको करना चाहिए? जी, अब हमारा जो रूटीन प्रोटोकॉल है उसमें हम लोगों को, जैसे अभी हमने बात कर रही है कि 40+ फीमेल्स या 35+ फीमेल्स है, तो हमको कैंसर स्क्रीनिंग और कैंसर को रूल आउट करना हमारा नंबर 1 स्टेप होता है। इसमें खास तौर से महिलाओं में जो कैंसर की स्क्रीनिंग की बात करी जाए तो बच्चेदानी के कैंसर, ओवरीन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर और बच्चेदानी के मुंह का कैंसर सर्विक्स, ये 4 तरह के कैंसर है जो बहुत कॉमन है। और यहाँ अपने YouTube चैनल इस माध्यम से मैं ये एक अवेयरनेस भी क्रिएट करना चाहूँगी कि 35+ फीमेल्स को जो भी हमारे कैबिन में आते हैं हम उस बारे में बताते हैं और उसकी स्क्रीनिंग के लिए हम एडवाइस भी करते हैं। अब जैसे अगर हमारा हिस्टेक्टोमी ऑपरेशन के बारे में हम सोच रहे हैं तो हम लोग पैप स्मीयर टेस्ट हम ज़रूर करेंगे। अगर अंदर बच्चेदानी के अंदर कई बार है ना, कुछ डॉक्टर्स ये भी बोलते हैं कि ब्लीडिंग बंद नहीं होती है तो पोथड़ी साफ करना चाहिए। DNC करने से भी कई बार लोगों की ब्लीडिंग कम होती है। तो DNC में जो सैंपल है, कचरा है, उसको भी हम बायोप्सी के लिए भेजते हैं, तो एंडोमेट्रियल बायोप्सी हो गई। फिर हम लोग अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री हम पूछेंगे, अगर और कोई अगर क्लोज रिश्तेदार में फैमिली हिस्ट्री में ब्रेस्ट की प्रॉब्लम्स है तो हम मेमोग्राफी कराने का भी एडवाइस करेंगे। क्लिनिकल एग्जामिनेशन ब्रेस्ट का हम करते ही हैं, क्लिनिशियंस हम डॉक्टर करते ही हैं। तो ये सब हम रूल आउट करने के बाद और सोनोग्राफी करके हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि उनकी ओवरीज कैसी हैं। तो ये सब रूल आउट करने के बाद ही हम उनका प्री ऑपरेटिव ऑपरेशन के पहले का जो बेसिक वर्कअप होता है, जिसमें कुछ ब्लड रिपोर्ट्स होती है, वो करा के फिजिशियन फिटनेस लेने के बाद ही हम हिस्टेक्टोमी ऑपरेशन की एडवाइस करते हैं। ये 2 प्री ऑपरेटिव मेन रिपोर्ट्स पैप स्मीयर और DNC बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
वो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर पेशेंट को मैलिग्नेंसी नहीं है, सर्वाइकल कैंसर या फिर यूट्राइन मैलिग्नेंसी नहीं है, तो फिर हम लोग सिंपल खाली यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब्स निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैलिग्नेंसी है तो यूट्रस फैलोपियन ट्यूब के साथ हमको यूट्रस के बाहर के स्ट्रक्चर्स भी निकालने पड़ते हैं, पैरामेट्रियम, पैराकोल्पियम और पैरासर्विक्स जैसे हम लोगों को चीज़ें निकालनी पड़ती है। और इसके अलावा ओवरीज और लिम्फ नोड्स भी निकालने पड़ते हैं। अगर हमको पहले से पता है कि पेशेंट को मैलिग्नेंसी सस्पेक्टेड है तो हम लोग बड़ा ऑपरेशन प्लान कर सकते हैं, और अगर मैलिग्नेंसी नहीं है तो सिंपल ऑपरेशन प्लान कर सकते हैं। इसलिए हमको पहले पता होना ज़रूरी है। तो ये हमने एक इंडिकेशन के बारे में बात किया, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। अब आप ये बताएं, सपोज सेम पेशेंट 38 ईयर्स ओल्ड को फाइब्रॉयड है जी, तो उस केस में हम लोग पहले क्या मैनेजमेंट करेंगे? सब सारे पेशेंट्स की फैमिली हिस्ट्री कंप्लीट है, मतलब उनकी चाइल्ड बेयरिंग कंप्लीट हो चुकी है। सपोज आपके पास 38 ईयर ओल्ड फीमेल हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ आ रही है और उसको फाइब्रॉयड है, तो फिर हम क्या करेंगे? 40 साल की फीमेल है और अगर हमने सोनोग्राफी करी और मेन उनको ब्लीडिंग विद क्लॉट्स की अगर तकलीफ है, तो हमने सोनोग्राफी पे अगर हमको फाइब्रॉइड्स की गांठें दिख रही है तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि उनको कौन से टाइप ऑफ फाइब्रॉइड है, वो गांठ कहाँ बैठी है, वो इंट्राम्यूरल है, बच्चेदानी की दीवार में है, वो एंडो सबम्यूकस फाइब्रॉइड है, वो बच्चेदानी की जो परत होती है, एंडोमेट्रियम होती है, वहाँ है, या वो सबसीरोजल फाइब्रॉइड है और उनको कितनी सिम्टम्स और कितनी तकलीफ है, और वो साइज कितना है फाइब्रॉइड्स का, और एक फाइब्रॉइड की गांठ है कि मल्टीपल फाइब्रॉइड्स की गांठ है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सपोज सिंपल छोटी सी फाइब्रॉइड की गांठ है सबसीरोजल, जो बच्चेदानी की दीवार से बाहर जा रही है, तो वो इतना तकलीफ नहीं करती। लेकिन अगर पेशेंट को मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और क्लॉट्स है और अगर बड़ी फाइब्रॉइड की गांठ है, तो उसके लिए फिर हमको उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। पहले हमारा मेडिकल मैनेजमेंट होता है। मेडिकल मैनेजमेंट में हमारे वही सिम्टोमेटिक एंटीफाइब्रोनोलाइटिक्स, NSAIDs और हार्मोनल पिल्स होते हैं। अभी मार्केट में कुछ दवाइयाँ बीच में आई थी, जिसमें यूलिप्रिस्टल है, मिफिप्रिस्टोन है, जो फाइब्रॉइड्स का टेम्पररी ट्रीटमेंट करती हैं, टेम्पररी इलाज कर सकती है फॉर 3 to 6 months। लेकिन ऐसा देखने में आया है कि अगर फाइब्रॉइड की वो दवाइयाँ अगर बंद करी जाती है तो वो वापिस से बन जाती हैं गांठें। तो टेम्पररी ट्रीटमेंट, क्योंकि अभी उनकी उम्र कम है, तो हम ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बड़ी गांठ है, 8 से 10 सेंटीमीटर की गांठ है, और अगर उनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, तब हम फाइब्रॉइड का ऑपरेशन कराने का बोलते हैं। अब यहाँ पे 2 स्कूल ऑफ थॉट हो गया, क्योंकि पेशेंट 38 और 48 बॉर्डर लाइन एज में है और अभी उसकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, तो अब वो मायोमेक्टमी ऑपरेशन कराए कि बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन कराए, ये बहुत कंट्रोवर्सी है। अलग अलग डॉक्टर्स का इसमें अलग अलग राय है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार कुछ फीमेल्स का आगे डिलीवरी के समय भी 2 सीजेरियन हो चुके हैं, और इस समय अगर वो फाइब्रॉइड की गांठ का अगर केवल मायोमेक्टमी करके अगर ऑपरेशन करती हैं, तो ये भी हो सकता है कि अगले 1 से 2 साल के बाद उनको फिर से गांठें हो सकती है और फिर से उनको वही तकलीफ हो सकती है। तो इसमें आपके डॉक्टर के साथ आपको डिस्कस करना पड़ेगा कि हिस्टेक्टमी ऑपरेशन करना चाहिए कि मायोमेक्टमी ऑपरेशन करना चाहिए। फाइब्रॉइड्स में 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर सिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड है, जैसे सपना ने बोला कि उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है या फिर पेन ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग सर्जरी करने का सोचते हैं जब मेडिकल मैनेजमेंट फेल होता है तो। या फिर फाइब्रॉइड के कारण प्रेशर सिम्टम्स आ रहे हैं। अगर फाइब्रॉइड आगे प्रेशर कर रहा है, पेशाब में पेशेंट को तकलीफ हो रही है, पीछे प्रेशर कर रहा है, मतलब पेशेंट को स्टूल पास करने में तकलीफ हो रही है, या लैटरली अगर वो यूरेटर के ऊपर कॉम्प्रेशन आ रहा है, पेशेंट को हाइड्रोयूरेटर या हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रहा है फाइब्रॉइड के कारण, तो हम लोग फाइब्रॉइड का सर्जरी करने का सोचते हैं। फाइब्रॉइड का साइज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक 5 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड नहीं होता है, यूजुअली अगर उसमें कोई सिम्टोमेटिक नहीं है और प्रेशर सिम्टम्स नहीं है, तो हम लोग ऑपरेशन करने का नहीं सोचते। अच्छा, चूँकि हम लोग WHO का कैंपेन है प्रिजर्व द यूट्रस, तो हम लोग सारी मेहनत ये करने में बिताएंगे कि पेशेंट का यूट्रस कैसे बचाया जा सके। क्या फाइब्रॉइड में हम लोग LNG IUCD मतलब मिरेना रख सकते हैं? कौन से पेशेंट्स में हम लोग रखेंगे और कौन से में नहीं रखेंगे? जी, अभी ये जो आपका सवाल है, इसमें ये है कि फाइब्रॉइड की लोकेशन क्या है। अगर इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है और वो एंडोमेट्रियम को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो हम आराम से मेरिना IUCD हम उस पर डाल सकते हैं और वेट वॉचफुल एक्सपेक्टेंसी के साथ हम देख सकते हैं कि उनको कैसा इफेक्ट आ रहा है। लेकिन अगर फाइब्रॉइड सबम्यूकस फाइब्रॉइड है, वो एंडोमेट्रियम पे बैठा है, तो वो मेरिना को भी आउट कर देगा, मतलब उसके कारण जो ब्लीडिंग है, जो प्रेशर सिम्टम्स है, उसके साथ मेरिना भी निकल सकती है। तो उस तरह के केसेस हम मोस्टली अवॉइड करेंगे। कुछ लोग पेशेंट्स बहुत सारे आते हैं, बोलते हैं कि सर आप थर्मल बैलून क्यों नहीं करते हमारे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में, उसका आप क्या बोलेंगे? थर्मल बैलून एक आउटडेटेड प्रोसीजर है, बहुत पहले ये करा जाता था। ये बहुत लंबा प्रोसीजर है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी नहीं है, इसलिए अभी वो नहीं करा जाता है।
एक और बहुत ज़माने पहले करते थे TCRE करके एक सर्जरी करते थे, ट्रांसक्यूशनियस रिसेक्शन ऑफ एंडोमेट्रियम। वो उसके बारे में क्या ये बोलेंगे? सारे प्रोसीजर में जैसे आप ये जो नाम ले रहे हैं इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एंडोमेट्रियम को या तो जला रहे हैं या एंडोमेट्रियम को हम लोग निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। बट अल्टीमेटली क्या हो रही है, जो ब्लीडिंग हो रही है बच्चेदानी की चमड़ी से रिलेटेड प्रॉब्लम से हो रही है। बट ये सारे प्रोसीजर अब आउटडेटेड हो गए हैं और अब नए प्रोसीजर्स अवेलेबल है। एक और नया प्रोसीजर आया है मार्केट में, हाईफू करके बोलते हैं, हाई इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड, और एक MRI बेस्ड भी आया है फाइब्रॉइड को जलाने के लिए। उसके बारे में क्या बोलेंगे? अगेन वही लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपने ये प्रोसीजर बोला, जहाँ तक मेरी नॉलेज है उसमें एक मशीन होती है जो डायरेक्टली एब्डोमेन के लोअर पार्ट में हम बाहर से उसको हीट से जलाने की कोशिश करते हैं। अगर फाइब्रॉइड सब म्यूकस है, बहुत अंदर की साइड है, तो उसके इतने अच्छे रिजल्ट नहीं है। ये सारे हमने ऑप्शंस इसलिए डिस्कस किए क्योंकि पेशेंट्स लोग हमको पूछते हैं। थियोरेटिकली ये ऑप्शंस थोड़े से अच्छे लगते हैं सुनने में, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं ओवरऑल पेशेंट का खर्चा और पेशेंट को जो तकलीफ हो रही है उसमें, एक अगर पेशेंट को मेडिकल मैनेजमेंट, कन्वेंशनल मेडिकल मैनेजमेंट जैसे सपना ने बताया, एंटीफिब्रिनोलिटिक्स, हार्मोनल मैनेजमेंट, मेरेना या फिर डायनोजेस से फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो सर्जरी पेशेंट के लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तीसरा जो इंडिकेशन है वो एंडोमेट्रियोसिस है। अब आप ये बताओ कि एंडोमेट्रियोसिस का कन्वेंशनल मैनेजमेंट कैसे करते हैं और एंडोमेट्रियोसिस में कब हम सर्जरी का सोचते हैं? एंडोमेट्रियोसिस जो कंडीशन है उसके हमने ऑलरेडी कल एक वीडियो भी बनाई है, अगर किसी को डिटेल में सुनना है तो। एंडोमेट्रियोसिस की ग्रेड होती है, तो माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। अगर माइल्ड और मॉडरेट केसेस को मोस्टली हम सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट और हार्मोनल मैनेजमेंट देते हैं। लेकिन जब वो सीवियरिटी बढ़ती जाती है, और सीवियरिटी में क्या होता है कि फैमिली कंप्लीट होने के बाद 35 प्लस फीमेल्स को पीरियड्स के साइकिल में बहुत ज़्यादा पेन, डिस्मेनोरिया, डिस्पेरोनिया, रिलेशन रखने में पेन, ओवरऑल उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ जो 4-5 दिन पीरियड्स के रहते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। और हर महीने जब उनको ये तकलीफ होती है तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस रहता है। और पेशेंट सामने से आके बोलते हैं कि मैडम हमको अभी ये बच्चेदानी निकाल देनी है क्योंकि हमसे अब ये दर्द सहन नहीं होता है, क्योंकि उनको जो नॉर्मल पेन किलर्स है उससे भी उनको राहत नहीं मिलती है। अगर इस डिग्री का, ग्रेड 4 डिग्री का अगर सीवियरिटी ऑफ पेन है तो उस केस में यंगर एज में भी फीमेल्स अपना बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन करवा रही है। एंडोमेट्रियोसिस का मेन ट्रीटमेंट होता है मेंसेस को बंद करना। वो हम लोग इंजेक्शन से बंद कर सकते हैं या फिर LNG मेरेना से बंद कर सकते हैं या फिर डायनोजेस करके टैबलेट आते हैं उससे बंद कर सकते हैं। हालांकि इसमें ये सारी चीज़ें जब तक पेशेंट को मेनोपॉज नहीं आता तब तक चालू रखनी पड़ती है। मतलब पेशेंट को 10, 15, 20 साल रखनी पड़ती है। बहुत सारे पेशेंट फैमिली कंप्लीट होने तक तो ये सारी चीज़ें लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनका पेशेंस जवाब दे जाता है और वो लोग सामने से आके हिस्टेक्टोमी का हमको पूछते हैं कि सर ये कर सकते हैं, मैडम ये कर सकते हैं क्या। हालांकि इसमें एंडोमेट्रियोसिस में हम लोग लास्ट रिसोर्ट ही रखते हैं कि सर्जरी करने का। इसके अलावा एक बेनाइन सर्जरीज में जो इंडिकेशन है वो है प्रोलैप्स, बच्चेदानी बाहर आना। उसमें हम लोग कब सर्जरी करते हैं और सर्जरी के अलावा हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं कि बिना सर्जरी हम लोग अवॉइड कर सकें? प्रोलैप्स मोस्ट कॉमनली थोड़े एल्डर एज ग्रुप में ज़्यादा देखने में आता है, क्योंकि मेनोपॉज के बाद जो हार्मोनल डेफिशिएंसीज है उसकी वजह से, कोलेजन डेफिशिएंसीज की वजह से यूट्रस बाहर निकलना शुरू होता है। और उस तरह के केसेस में अगर प्रोलैप्स है और इसके साथ में कई बार सिस्टोसील और रेक्टोसील होता है। सिस्टोसील का मतलब होता है कि जो पेशाब की थैली है वो भी ढीली हो रही है, बल्ज हो रही है, और रेक्टोसील का मतलब है कि जो लैट्रिन की जगह है वो साइड भी ढीली हो रही है और बल्ज हो रही है। तो उस तरह के केसेस में हमारा जो बच्चेदानी का ऑपरेशन करने का या उसका रिपेयर करने का जो प्रोसीजर होता है उसको हम वेजाइनल हिस्टेक्टमी बोलते हैं, कि नीचे से हम बच्चेदानी निकालते हैं। और सिस्टोसील और रेक्टोसील एंड AP रिपेयर, एंटीरो पोस्टीरियर रिपेयर की हम बात करते हैं। हालांकि प्रोलैप्स अगर डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम टाइम पे फीमेल अगर हमारे पास आए और हम उसको कीगल्स एक्सरसाइज सिखाएंगे तो प्रोलैप्स होने के चांसेस भविष्य में बहुत कम हो जाते हैं। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली डिलीवरी के बाद फीमेल अपनी केयर लेते नहीं हैं और सीधे 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद आती है। प्रोलैप्स और SCOI ऐसी कंडीशन है जो बोलते हैं गायनेकोलॉजिकल कंडीशन है, लेकिन ऑब्स्टेटिक्स के कारण होती है, डिलीवरी के कारण होती है। अगर वो फीमेल हमारे पास पहले आ जाए तो प्रोलैप्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन प्रोलैप्स की सर्जरी के पहले और बाद में भी हम लोग कीगल्स एक्सरसाइज बोलते हैं ताकि वो दोबारा नहीं हो। तो ये 4-5 इंडिकेशंस तो बेनाइन इंडिकेशंस थे जिसमें हम लोग बाकी सारी चीज़ें नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट सोच सकते हैं। लेकिन यूट्रस का कैंसर, ओवरी का कैंसर या सर्वाइकल कैंसर उसमें हम लोग
ये सारे इंडिकेशंस बेनाइन इंडिकेशंस थे, मतलब हम लोग इसमें सर्जरी के अलावा बाकी सब मैनेजमेंट सोच सकते हैं। लेकिन अगर यूट्रस का कैंसर हो, सर्विक्स का कैंसर हो और ओवरी का कैंसर हो तो इसमें हम लोग नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं सोच सकते हैं, सर्जरी तो हमको करना ही है। तो मेरा ये सवाल था आपसे कि क्या हिस्टेरेक्टोमी एक इमरजेंसी सर्जरी है? बहुत सारे पेशेंट हमको पूछते हैं सर कितना टाइम है हमारे पास, आज करानी पड़ेगी, कल करानी पड़ेगी। तो हमारे लिए मेडिकल भाषा में इमरजेंसी मतलब क्या? इमरजेंसी मतलब जब हमारे वाइटल्स अनस्टेबल हो रहे हैं, वाइटल्स मतलब पल्स और बीपी, पल्स बढ़ रही है, बीपी फॉल हो रहा है, अंदर कहीं ब्लीडिंग हो रही है, या फिर अगर जैसे सिजेरियन सेक्शंस की बात करें तो बच्चे को कोई स्ट्रेस है, फीटल डिस्ट्रेस है, बच्चे पेट में लैट्रिन कर गया, ये सब हमारे लिए इमरजेंसी है। बट हिस्टेरेक्टोमी ऑपरेशन एक इमरजेंसी नहीं है। लेकिन अगर कैंसर आया है रिपोर्ट में, यूट्राइन कैंसर की रिपोर्ट हो सकती है, ओवेरियन कैंसर्स हो सकते हैं, तो भी हमको जल्दी से जल्दी उसको प्लान करके ही करना पड़ेगा। और उसमें हमारे लिए प्री ऑपरेटिव वर्कअप प्लानिंग हम 1 डे में कर सकते हैं। प्री ऑपरेटिव हमारा वर्कअप होता है जिसमें हमारे बेसिक ब्लड टेस्ट होते हैं, फिजिकल फिटनेस थ्रू अ फिजिशियन जिसमें वो हार्ट का चेकअप करते हैं, फिटनेस देते हैं कि एनेस्थीसिया की फिटनेस है कि नहीं, ये खास हमको चेक करना होता है। ये क्वेश्चन पूछने का मतलब यही था कि हिस्टेरेक्टोमी कभी भी इमरजेंसी सर्जरी नहीं होती। आप अच्छे से प्लान करके कर सकते हैं। ब्लीडिंग हो, प्रोलैप्स हो, फाइब्रॉइड हो, हमारे पास 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, 2 महीना एंडोमेट्रियोसिस सब में होता है। खाली कैंसर की सर्जरी ऐसी होती है, अगर हम लोग उसको वेट करें तो कैंसर हो सकता है 1st से 2nd स्टेज में चले जाए, 2nd से 3rd स्टेज में चले जाए। और अगर 2nd से 3rd स्टेज में चला जाएगा तो मोस्ट ऑफ द कैंसर सर्जिकली एमेनेबल टू ट्रीटमेंट नहीं होते, फिर हम लोग उसका सर्जरी नहीं कर सकते मोस्ट ऑफ द कैंसर्स में, फिर हमको खाली रेडियो या पैलिएटिव कीमोथेरेपी देनी पड़े। अच्छा, अगला मेरा क्वेश्चन था ऑल्टरनेटिव्स क्या होते हैं हिस्टेरेक्टोमी के? अगर हम लोगों को ऑपरेशन नहीं करना पड़े तो क्या हमारे पास इसके साथ ऑप्शंस हैं? तो हमने पिछले क्वेश्चन में सब डिस्कस कर ही लिया है। अच्छा, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसा पूछते हैं कि सर क्या हिस्टेरेक्टोमी के ऑपरेशन के बाद मेरे को मेनोपॉज आ जाएगा? इसके बारे में आप कुछ बताएं। ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है और इसको मैं यहाँ थोड़ा विस्तार से समझाना चाहूँगी कि जो हिस्टेरेक्टोमी ऑपरेशन है उससे सभी लोगों को यही समझ में आता है कि हम बच्चेदानी निकाल रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब्स निकाल रहे हैं और ओवरीज निकाल रहे हैं। बट ऐसा नहीं है। अभी किस तरह का ऑपरेशन हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इस बात पे इम्पोर्टेंट है कि आपका डायग्नोसिस क्या है और आपकी एज क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी हिस्टेरेक्टोमी ऑपरेशन में हम सिर्फ बच्चेदानी निकाल रहे हैं। अब ऐसा बोला जाता है कि जो फैलोपियन ट्यूब्स है उसका काम है प्रेगनेंसी रखना, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब्स ही वही स्ट्रक्चर होता है जिसमें अंडा और शुक्राणु मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है। तो एक बार एक फीमेल जिसका बच्चे हो गए हैं, फैमिली कंप्लीट हो गई है, उसके बाद ये फैलोपियन ट्यूब्स का कोई काम नहीं होता है। और ऐसा माना जाता है कि फैलोपियन ट्यूब्स अगर मौजूद है तो कैंसर का रिस्क थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए ओवेरियन कैंसर का रिस्क खास बढ़ जाता है। इसीलिए हम लोग जब भी हिस्टेरेक्टोमी ऑपरेशन करते हैं तो हम फैलोपियन ट्यूब्स भी निकालने की बात करते हैं और उसको काफ़ी डेलिकेटली और जेंटली करना पड़ता है उस ऑपरेशन में, ताकि हमारी जो ओवरीज है उसको खतरा नहीं हो। तो अगर कोई भी महिला है जिसका 50 साल के पहले, 45 के पहले या 40 इयर्स के पहले कोई भी कारण से फाइब्रॉइड्स की गांठें हो सकती है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, अगर हमको उनका हिस्टेरेक्टोमी का ऑपरेशन करना पड़ रहा है तो हम सिर्फ यूट्रस को निकालते हैं और फैलोपियन ट्यूब्स को निकालते हैं। हम ओवरीज को प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि ओवरी वो अंडाशय, अंडकोश वो स्ट्रक्चर होता है जो हॉर्मोन्स बनाता है और ईस्ट्रोजन अपने आप में फीमेल को जो फेमिनिन स्ट्रक्चर्स, फेमिनिटी देता है, वो हार्मोन फीमेल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके हार्ट के लिए, स्किन के लिए, हड्डियों के लिए। और वो जितना लंबे समय तक ईस्ट्रोजन उनकी बॉडी में रहेगा उतना उनको लेट मेनोपॉज आएगा और उतने उनकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। इसे हिस्टेरेक्टोमी ऑपरेशन का मतलब नहीं है कि आपको मेनोपॉज आ गया है। हिस्टेरेक्टोमी ऑपरेशन का मतलब ये है कि अब आप बच्चा पैदा नहीं कर सकते हो। मेनोपॉज का मतलब है कि मेंसेस बंद हो जाए, पर मेंसेस बंद होना ओवरी के फंक्शन का एक मैनिफेस्टेशन है। एक्चुअल मेनोपॉज का जो मेडिकल भाषा में मतलब होता है कि ओवरी काम करना बंद कर देती है। लेकिन हम लोग जैसा सपना ने बताया कि मोस्ट ऑफ द मैक्सिमम सर्जरीज़ में हम लोग ओवरी नहीं निकालते, क्योंकि मेनोपॉज के पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। पेशेंट को हिस्टेरेक्टोमी ऑपरेशन के बाद खाली मेंसेस आना बंद होता है, वो मेनोपॉज में नहीं आता है, क्योंकि ओवरी फंक्शनल रहती है। और ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ऐसा बोला जाता है कि अर्ली ओरिजिन्स ऑफ द ओवेरियन कैंसर लाई इन द फेम्ब्रियल एंड ऑफ फैलोपियन ट्यूब। अगर हम लोग ओवरी को बाकी रख रहे हैं और फैलोपियन ट्यूब को बाकी रख रहे हैं तो भविष्य में ओवेरियन कैंसर होने के चांस रहते हैं।
लेकिन अगर फेलोपियन ट्यूब को निकाल देते हैं तो कैंसर ओवरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे डॉक्टर साथ में ओवरी भी निकाल देते हैं। पेशेंट को ऐसा बोलते हैं कि भविष्य में ओवेरियन कैंसर या ओवरीज में सिस्ट होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन मेडिकली और प्रैक्टिकली वो एक अच्छी चॉइस नहीं है, क्योंकि पेशेंट को जल्दी मेनोपॉज आ जाता है। सर्जरी करने के 6 महीने के बाद मेनोपॉज आ जाता है और उसकी ओवरऑल हेल्थ डिट्योरेट होने लगती है। पेशेंट को बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, इसलिए ओवरीज जितना हो सकता है प्रिजर्व करने का रखें। अच्छा, ये बताओ, मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि ओवरीज और फेलोपियन ट्यूब्स हम लोग सर्जरी में निकालते हैं, जैसा आपने बता दिया कि हम लोग यूजुअली नहीं निकालते और इंडिविजुअलाइज करते हैं। क्या हिस्टेक्टोमी के प्रोसीजर में कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, हो सकते हैं? सेफ प्रोसीजर है? हिस्टेक्टोमी भी एक ऑपरेशन है, राइट? तो कोई भी ऑपरेशन से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार ऑपरेशन के समय इंजरीज हो जाती है, ब्लैडर इंजरीज है, इंटेस्टिनल इंजरीज है, ये सब हो सकती है। पोस्ट ऑपरेटिव कई बार टाँके में इन्फेक्शंस हो जाते हैं, स्कार इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बर्स्ट स्कार हो सकता है। तो ये सब अब आजकल रेयर हो गया है, क्योंकि जिस हिसाब से एसेप्टिक प्रिकॉशंस लिए जाती है, ऑपरेटिव टेक्निक्स अच्छी हो गई और सर्जन का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ बढ़ रही है, तो अगर उसमें बहुत क्विक रिकवरी है और इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस आराम से अवॉइड हो सकते हैं। अगर हमने प्रॉपर इंडिकेशन में किया है, प्रॉपर पेशेंट सिलेक्शन किया है, प्रॉपर डॉक्टर और हॉस्पिटल सिलेक्शन किया है और प्रॉपर प्री ऑपरेटिव केयर लिया है और पोस्ट ऑपरेटिव केयर लिया है, तो कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस लगभग ज़ीरो होते हैं। बहुत ज़्यादा सेफ सर्जरी है। अच्छा, ये बताओ, हिस्टेक्टोमी के ऑपरेशन में हम दूसरा कोई ऑपरेशन भी साथ में कर सकते हैं क्या? जैसे अपेंडिक्स हुआ या फिर ओबेसिटी का ऑपरेशन हुआ, ऐसा कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल, एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ प्लान सर्जरी। उसमें हमको सर्जन डॉक्टर या प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर को साथ में लेना पड़ेगा। और हमारा जो पहले हम स्टेप 1 जो हमारा हिस्टेक्टोमी का ऑपरेशन हो जाएगा, तो उसके बाद कोई भी टाइप का अगर हर्निया रिपेयर है, लाइक कई बार अम्बिलिकल हर्नियास होते हैं, या साथ में अगर हमको बैरियर ये अपना जो ओबेसिटी रिड्यूसिंग सर्जरीज है, वो स्किन से फैट निकालने वाला, वो हम प्लास्टिक सर्जन के साथ क्लब कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट को फाइब्रॉयड है और वो मेनोपॉज की एज में पहुंचने वाली है, 45-46 के आसपास है, बॉर्डर लाइन फाइब्रॉयड है, साइज़ 4.55 सेंटीमीटर, लेकिन पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है, तो क्या हम लोग उसको सर्जरी का एडवाइस करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी वो 45 एज में, क्योंकि फाइब्रॉयड का जो ओरिजिन की बात करें तो यहाँ पे सब हार्मोन्स का ही खेल है, और यहाँ पे हम ईस्ट्रोजन हार्मोन की सबसे ज़्यादा बात कर रहे हैं, क्योंकि वो मेनोपॉज की एज में है। तो मेनोपॉज के साथ ईस्ट्रोजन लेवल्स बॉडी में कम होने लगते हैं और 45 के अराउंड ऑलमोस्ट वो कम होना शुरू हो गए हैं। तो हम ये मान के चलते हैं, अगर पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है, तो तकलीफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और पेन, ये 2 तकलीफें कोई भी फीमेल को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाती है और उनको डे टू डे लाइफ में तकलीफ पहुंचाती है। अगर ये दोनों ही तकलीफ नहीं है तो हम उनको फॉलोअप में रहने को बोलेंगे। एवरी 4 to 6 मंथ्स वो अपना सोनोग्राफी में फॉलोअप करें, या बीच में अगर उनके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं तो आपको हमारे पास आए, हम वेट कर सकते हैं कि कई बार मेनोपॉज के साथ वो उनका मेनोपॉज उसी के साथ हो जाएगा। हर 3 से 6 महीने में फॉलोअप ज़रूरी है, फाइब्रॉयड का साइज़ कैसा है। इवन मेनोपॉज आ जाएगा उसके बाद भी फाइब्रॉयड का साइज़ 3 से 6 महीने में और पैप स्मीयर एवरी ईयरली करवाना ज़रूरी है। अच्छा, हिस्टेक्टोमी के पहले हम लोग रूटीन ब्लड टेस्ट प्री ऑपरेटिव वर्कअप क्या करवाते हैं? प्री ऑपरेटिव वर्कअप में हमारा बेसिक कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हमारा हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, थायराइड फंक्शन टेस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी फीमेल्स जो 40 या 45 के एज में, हम लोग डायबिटीज़ रूल आउट करते हैं, क्योंकि कई बार फीमेल्स को पता ही नहीं होता है कि उनको डायबिटीज़ हो रहा है, क्योंकि डायबिटिक फैक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार उनको बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ और शुगर निकलती है, जो हमारे ऑपरेशन के बाद जो हमारे स्कार हीलिंग में बहुत अफेक्ट करती है, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्फेक्शंस और यूरिन टेस्ट, ये सब होते हैं। अच्छा, ये बताओ, कौन से टाइप की हिस्टेक्टोमीज होती हैं, मतलब कौन से रूट से हिस्टेक्टोमी हम लोग करते हैं? यहाँ पे जो रूट ऑफ हिस्टेक्टोमी की बात हो रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और पेशेंट सामने से पूछने आते हैं कि डॉक्टर आप किस तरह का ऑपरेशन करेंगे। तो सबसे पहला नंबर 1 पे है टाँके वाला ऑपरेशन, विच इज़ कॉल्ड एज एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी, जहाँ पे एब्डोमेन के नीचे के पेड़ों के नीचे के भाग पे हम इंसिशन लगाते हैं, जिसको फेनेस्टीन इंसिशन कहा जाता है, बिकिनी लाइन इंसिशन भी कहा जाता है, जो नॉर्मली नहीं दिखता। इट इज़ काइंड ऑफ अ कॉस्मेटिक स्कार। तो ये हो गया टाँका वाला ऑपरेशन। दूसरा है, किसी का बच्चेदानी थैली बाहर निकल रही है, प्रोलैप्स हो रहा है,
पेशाब की जगह से, योनि के मार्ग से जब वो बच्चेदानी बाहर निकल रही है। और इस तरह के केसेस में मोस्टली हम वेजाइनल हिस्टेक्टमी नीचे से ऑपरेशन करने का प्रीफर करते हैं, क्योंकि उसके साथ हम सिस्टोसिल और रेक्टोसिल को भी रिपेयर करते हैं, तो इसको हम वेजाइनल हिस्टेक्टमी बोलते हैं। तीसरा मोस्ट कॉमन ऑपरेशन जो आज सब लोग जानते हैं, दूरबीन वाला ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी, जिसमें हम पेट में दूरबीन डाल के, दूरबीन वाले केस में हमारे 3 to 4 छोटे छोटे इंसिशंस आते हैं, कट्स आते हैं। इसमें पेशेंट को कंप्लीट बेहोश करा जाता है और इसको हम TLH बोलते हैं, टोटल लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी बोलते हैं। और एक लास्ट होता है LAVH, लेप्रोस्कोपिकली असिस्टेड वेजाइनल हिस्टेक्टमी, जिसमें हम लेप्रोस्कोपी और नीचे से दोनों तरीके से ऑपरेशन करते हैं। तो हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोसीजर हमको करना है? प्रोलैप्स को आप छोड़ दें, जो खाली वजाइनल ही कर सकते हैं, बाकी हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट का एब्डोमिनल करना है, इसका लेप्रोस्कोपिक करना है, या इसका हमको LAVH करना है? LAVH भी आप छोड़ दें, वो आउटडेटेड हो गया है। एब्डोमिनल या लेप्रोस्कोपिक कैसे डिसाइड करते हैं? जी, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो डायग्नोसिस क्या है, कि हमारी फाइब्रॉइड की जो गांठें हैं वो कितनी बड़ी हैं, गांठें कहाँ बैठी है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी गांठें हैं, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं और पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, तो कई बार सर्जन्स इसको ओपन एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी करना ही प्रीफर करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे ब्लीडिंग भी हो रहा है और गांठें मल्टीपल है और बड़ी है। अगर अगेन डॉक्टर का एक्सपर्टीज़ कैसा है, उस पर्टिकुलर डॉक्टर का ओवरऑल हर तरह के ऑपरेशन में ओवरऑल नॉलेज, एक्सपीरियंस और उनके रिजल्ट्स कैसे हैं और उनका ओवरऑल कॉन्फिडेंस कैसा है, इस पर डिपेंड करता है। कई बार इसमें दूसरा तरीका भी, हम डॉक्टर की जगह हम पेशेंट की बात करें, पेशेंट खुद ही बोलते हैं कि हमको तो दूरबीन वाला ऑपरेशन ही कराना है या हमको तो ओपन ऑपरेशन भी कराना है, तो ये पेशेंट की राय भी हमको इसमें लेनी पड़ती है। बट सबका ओवरऑल एक्सपीरियंस, ओवरऑल कैसे, कई बार पेशेंट के अपने कोई रिलेटिव का उन्होंने ओपन ऑपरेशन कराया है, तो वो खुद भी ओपन ऑपरेशन कराना चाहते हैं, भले ही हम उनको लेप्रोस्कोपी एडवाइस करें। तो पेशेंट का कॉन्फिडेंस और डॉक्टर का कॉन्फिडेंस, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पेशेंट के आगे प्रीवियस सर्जरीज कितनी हुई है, पेशेंट को कोई मेडिकल रिस्क है कि नहीं, पेशेंट लेप्रोस्कोपी के लिए, जनरल एनेस्थेसिया के लिए विथस्टैंड कर पाएगा कि नहीं, ओबीस पेशेंट है, मेडिकल रिस्क फैक्टर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन कुछ है, हार्ट प्रॉब्लम कुछ है, वो सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। तो सवाल ये आता है कि सपोज सब कुछ अच्छा है और हमारे पास दोनों की चॉइस है, एब्डोमिनल भी कर सकते हैं, लेप्रोस्कोपिक भी कर सकते हैं, तो एब्डोमेन हिस्टेक्टोमी के क्या फ़ायदे, क्या नुकसान, और वैसे ही लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान? तो टाँके वाले ऑपरेशन की अगर हम बात करें, टाँका वाला ऑपरेशन जैसे जिसमें हिस्टेक्टमी करी जा रही है, तो उसमें वही बात है कि कोई भी ऑपरेशन के जैसे पोस्ट ऑपरेटिव जो रिस्क होते हैं, इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव रिस्क होते हैं। इंट्रा ऑपरेटिव में जैसे मैंने बताया कि उनको इंजरीज हो सकती है, रेक्टल इंजरीज, ब्लैडर इंजरीज ये हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकता है कई बार सर्जरी के समय में, पोस्ट ऑपरेटिव स्कार में प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो ये सब रूटीन में उनमें भी रहता है। हिस्टेक्टमी ऑपरेशन का जो रिकवरी है, हालांकि अब तो बहुत ही क्विक है, नेक्स्ट डे ही हम पेशेंट को सेकंड डे पे ही मोबिलाइज कर देते हैं, कैथेटर्स वगैरह हम निकाल देते हैं, इनफैक्ट पाइंट और बॉटल्स भी हम चढ़ाना, उनको लिक्विड्स भी चालू कर देते हैं। अभी तो क्विक रिकवरी, इनको डे केयर सर्जरीज की तरह ही कहा गया है, तो ये होता है। उनकी जो रिकवरी में थोड़ा सा लेप्रोस्कोपी के कंपैरिजन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन में क्विक रिकवरी रहती है, नेक्स्ट डे डिस्चार्ज हो जाता है। आप क्या बोलेंगे इसमें? एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी में यूजुअली हम लोग जो एनेस्थेसिया देते हैं वो कमर में देते हैं, स्पाइनल एनेस्थेसिया। पेशेंट को पूरा बेहोश नहीं करते, पेशेंट का खाली कमर से नीचे का भाग सुन होता है। लगभग अमूमन 95% सर्जरीज 45 to 50 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाती है। उसमें प्रॉब्लम खाली पेशेंट को ये रहता है कि टाँके के कारण उसका 2-3 दिन तक थोड़ा सा पेन थोड़ा ज़्यादा रहता है, और पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट को थोड़ा सा मोबिलिटी में थोड़े से इश्यूज आते हैं, अगर पेशेंट ओबीज हो, हाइपरटेंसिव हो, एल्डरली हो। लेप्रोस्कोपी में हम लोग जनरल एनेस्थेसिया देते हैं, पेशेंट को कंप्लीट बेहोश करते हैं, पेशेंट को कमर के ऊपर कोई इंजेक्शन लगाया नहीं जाता है, और मिनिमल इन्वेजिव होने के कारण पेशेंट की पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी ऐसा बोला जाता है कि अच्छा है। हालांकि आजकल जो हम लोग एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी जिस टेक्निक से करते हैं उसमें माइक्रो सर्जरी के प्रिंसिपल्स अप्लाई करके करते हैं, तो उसमें ऑलमोस्ट मिनिमल इन्वेजिव वाली फीलिंग ही उसको आती है। लेकिन मोर और लेस देखा जाए कि एक अच्छे कॉम्पिटेंट सर्जन अगर कर रहा है तो एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी और लेप्रोस्कोपी हिस्टेक्टोमी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। दोनों में हम लोग 24 से 36 घंटे के अंदर पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा एब्डोमिनल में टाँके में थोड़े से ज़्यादा दुखता है, हालांकि लेप्रोस्कोपी में भी 4 टाँके आते हैं, उसमें भी उतना ही दुखता है। लेकिन अगर सारी चीज़ें सब सेम है, सर्जन का एक्सपर्टीज सेम है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है।
अच्छा, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि कई बार क्या होता है कि लेप्रोस्कोपिकली कई बार सर्जरीज को ओपन करा जाता है और अंदर अडेशंस या कोई प्रॉब्लम्स होती है तो कई बार उनको ओपन में भी कन्वर्ट करना पड़ता है। अच्छा ये बताओ कि अमूमन एक हिस्टेक्टोमी में कितना टाइम लगता है, वजाइनल हिस्टेक्टोमी में कितना लगता है, एब्डोमिनल में कितना लगता है और लेप्रोस्कोपी में कितना लगता है? यहाँ पे आपने थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ लिया क्योंकि कई बार ये डॉक्टर टू डॉक्टर भी बहुत फर्क पड़ता है। कुछ डॉक्टर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सर्जरी करते हैं और कुछ डॉक्टर बहुत फास्ट सर्जरीज करते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप करते हैं बट उनका तरीका अलग अलग होता है करने का। एक हमारे एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी में 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स लगते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में क्या होता है कि हमको एनेस्थीसिया देना है, उनको पेशेंट को पहले जनरल एनेस्थीसिया देना, सर्जरी कंप्लीट होने के बाद उसको बाहर एनेस्थीसिया के बाहर लाने में हमारा टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ता है, तो आई थिंक 1.5 to 2 आवर्स तक वहाँ पे लग जाता है डिपेंडिंग ऑन द सर्जरी। वेजाइनल हिस्टेक्टोमी में भी आप 1 से सवा घंटा पकड़ के चलिए क्योंकि वो प्रोसीजर नीचे से होता है। क्या कोई सर्जन फास्ट सर्जरी करता है, इसका मतलब अच्छी सर्जरी करता है? नहीं, इसमें ये हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते, जनरलाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा सर्जरी करते हैं तो उनका हाथ ज़्यादा सेट हो गया, उनकी टीम अच्छी सेट हो गई है। क्योंकि इसमें गुड असिस्टेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा एक ट्रेंड और एक एकदम कॉम्पिटेंट असिस्टेंट होगा तो वो सर्जन को जल्दी जल्दी असिस्ट करेगा, तो ऑफकोर्स सर्जिकल जो सर्जरी करने का टाइम है वो कम हो जाएगा। बट 10 मिनट जल्दी या 10 मिनट लेट इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक अ बिग डिफरेंस। एक हिस्टेक्टोमी के सर्जरी में पेशेंट को कितने दिन हॉस्पिटल में रखते हैं? कोई भी अगर हम सर्जरी पकड़े तो हम लोग 36 to 48 आवर्स रखते हैं। उसमें फर्स्ट ऑपरेशन के फर्स्ट 6 to 8 आवर्स हमारे लिए क्रिटिकल होते हैं, जिसमें हमारे वाइटल्स है, पल्स, SpO2, BP, ये हमारा यूरिन आउटपुट, ये सब हम मॉनिटर करते हैं। नेक्स्ट डे मोस्टली पेशेंट को हम 24 आवर्स के अंदर ही मोबिलाइज कर देते हैं। ओपन सर्जरी हो, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो, क्लियर सिप्स उनको चालू कर देते हैं, लिक्विड्स चालू कर देते हैं। आप ये बताओ कि ओवरऑल एक हिस्टेक्टोमी का रिकवरी पीरियड आप बताओ, पहले 4 घंटे क्या होता है, फिर बाद के क्या होता है, कब पानी चालू करते हैं, कैसे चलना चालू करते हैं, कैथेटर कब निकालते हैं और डिस्चार्ज कब करते हैं? ये मैं अभी एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी की बात कर रही हूँ। और एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी में जैसे हमने बोला कि सर्जरी के बाद जब हम रूम में शिफ्ट करा देते हैं तो 4 to 6 आवर्स के बाद हम लोग उनको एक सिप्स ऑफ प्लेन सिंपल वाटर हम चालू करते हैं, थोड़ा सा उनको हेडअप करते हैं, बिठाते हैं। और मीनवाइल हमारा यूरिन आउटपुट और वाइटल्स मॉनिटरिंग तो हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल के हिसाब से होता ही रहता है। उसके बाद हम लोग उनको 6 घंटे के बाद उनको एनेस्थीसिया के असर पाँव में, जो क्योंकि हमने स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया है यहाँ पे, तो एनेस्थीसिया के असर जैसे जैसे जाती है तो हम उनको उंगलियाँ, फिंगर मूवमेंट्स और एंकल मूवमेंट्स हम एडवाइस करते हैं। इसके अलावा 12 आवर्स या 24 आवर्स के अंदर ही जब उनका सर्जरी हुआ है, मतलब नेक्स्ट डे की हम जब बात कर रहे हैं, तो हम लोग उनका कैथेटर, फॉलिस कैथेटर रिमूव कर देते हैं और उनको तैयार कर देते हैं, रेडी कर देते हैं, उनका स्पंजिंग वगैरह करा देते हैं और पेशेंट को बिठाते हैं, कुर्सी पर बिठाते हैं, थोड़ा सा उनको हाथ पकड़कर मोबिलाइज कराते हैं। और इनफैक्ट पेशेंट कई बार बाथरूम जाना चाहे या उनको अगर स्टूल पास करना है तो उनको बाथरूम तक भी हम लेके जाते हैं। तो दिस इज सेकेंड डे जब उनको हम सेमी सॉलिड या सॉफ्ट ड्रिंक हम जैसे चालू कर देते हैं, सब लिक्विड्स ज़्यादा हम रखते हैं और बिल्कुल सॉलिड सेमी सॉलिड हम उनको खिचड़ी जैसी कुछ आइटम उनको चालू करते हैं। और थर्ड डे पे हम उनको फिर उनका नॉर्मल खाना और थोड़ा सॉलिड ये चालू करते हैं। एक बार उनको स्टूल पास हो जाता है, यूरिन पास हो रहा है, वो मूव कर रहे हैं और उसके बाद हम छुट्टी देते हैं। क्या ऑपरेशन के बाद पेशेंट को घर पे कंप्लीट बेड रेस्ट करने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी सर्जरी में हमारा नंबर 1 चीज़ ये होती है कि आप एक्टिव रहिए, चलते फिरते रहिए, कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जितना आप एक्टिव रहेंगे उतना आपकी बॉडी का सर्कुलेशन और ओवरऑल पाँव में सूजन नहीं आएगी। क्या ऑपरेशन के बाद पेशेंट कुछ काम नहीं कर सकता? काम बिल्कुल कर सकता है। सिजेरियन ऑपरेशंस की भी बात करी जाए तो आप अपना खुद का ख्याल रख सकते हैं, आप बाथरूम जाइए, अपना ध्यान रहिए, एक्टिव रहिए। और अगर घर में अगर हल्का फुल्का रसोई का काम करना है, चाय बनाना है, दूध बनाना है, वो कर सकते हैं। सिर्फ हैवी वर्क जैसे आटा गूंदना है, बहुत ज़्यादा हैवी वर्क, क्योंकि अभी सर्जरी हुई है तो थोड़ी वीकनेस भी रहती है, तो हल्का हल्का चाय दूध जैसा कर सकते हैं। उससे आप एक्टिव भी रहेंगे, मन भी लगा रहेगा और रिकवरी भी जल्दी होगी। क्या क्या काम नहीं कर सकता घर पे पेशेंट? हैवी वर्क, कोई भी हैवी वर्क है जैसे झाड़ू पोछा है, कपड़ा है, बर्तन, ये नहीं करना है। और ये नॉर्मली हम 1.5 महीने तक नीचे बैठ के जो हैवी वर्क करना है वो हम सब अवॉइड करने का बोलते हैं, जब तक हमारे टाँकों की रिकवरी अच्छे से नहीं हो जाती है। रसोई का खाना बनाने में खास तौर से जो आटा गूंदना है और बहुत बड़े बड़े हैवी कुकर से वो उठाना या पानी का बर्तन बहुत भर के उठाना, वो अवॉइड करना है। पेशेंट ऑपरेशन के बाद अपना, सपोज वर्किंग फीमेल है तो कब ऑपरेशन के बाद ऑफिस जा सकता है?
8 से 10 दिन मिनिमम हम उनको बोलते हैं कि उनकी रिकवरी होए, उनके एनर्जी लेवल्स कैसे हैं, क्योंकि पेशेंट को खुद ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो लोग काम कर सकते हैं कि नहीं। अगर वर्क फ्रॉम होम कंप्यूटर वर्क वगैरह है तो वो वर्क फ्रॉम होम 1 हफ्ते के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो 15 डेज के बाद वंस उनका स्टिच रिमूवल हो गया है, दे फील कम्प्लीटली फिट, तो 2 से 3 हफ्ते के अंदर वो दे कैन टेक अ कॉल कि उनको कितने आवर्स ऑफ वर्क कर रहा है। ऑपरेशन के बाद पेशेंट सीढ़ी चढ़ सकता है स्टेयरकेस पे? ऑपरेशन के बाद हम सीढ़ी चढ़ने का हाँ बोलते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का घर ऊपर होता है, वहाँ पे लिफ्ट भी नहीं होती है, लेकिन ओनली थिंग है कि आपको धीरे धीरे जाना है। आप बेल्ट पहन सकते हैं, कई बार कॉटन की ओढ़नी बांध सकते हैं, आप अपने टाकों को सपोर्ट दे सकते हैं, और जब आप उतरते हैं तब खास ध्यान रखना है, धीरे धीरे उतरना है और बार बार ऊपर नीचे नहीं करना है। एक बार आप ऊपर चले गए तो प्लीज़ वहाँ स्टे करिए। अच्छा, जिन लोगों को कमर में इंजेक्शन लगाते हैं, क्या उन लोगों को पूरी ज़िंदगी भर कमर दुखता है वहाँ पर? ये टोटली मिथ है। कमर में इंजेक्शन लगाने की वजह से नहीं दुखता है। कोई भी सर्जरी के बाद एक अच्छी रिकवरी होना, प्लस उसके बाद सप्लीमेंट्स, वैसे भी 40+ फीमेल्स को पर डे 800 to 1000 मिलीग्राम की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, जो हमारे इंडिया में कोई भी नहीं लेता है। और बाद में जब उनको ये तकलीफ होती है कि कमर दुख रही है, बैक एक हो रहा है, तो वो इस चीज़ को स्पाइनल एनेस्थीसिया से जोड़ देते हैं। दूसरी चीज़ है, हमारे यहाँ हम लोग जो झाड़ू पोछा कर रहे हैं और कपड़े धो रहे हैं, वो सब हम आगे की तरफ झुक झुक के कर रहे हैं, जिससे ओवरऑल कमर पे लोड बहुत ज़्यादा बढ़ता है। कमर के बैक एक के लिए हमको कमर को पीछे करने वाली एक्सरसाइजेस, जैसे हमारे भुजंगासन वगैरह है, लंबार एक्सटेंशन वाली एक्सरसाइजेस भी करनी चाहिए, ताकि दोनों चीज़ बैलेंस होती रहे। प्लस हमारा कैल्शियम और विटामिन डी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम लोग बच्चेदानी को निकालते हैं तो पेट के अंदर वो जगह खाली हो जाती है या उस जगह पे कुछ भर जाता है? पेट की जगह वो खाली हो जाती है और वो इंटेस्टाइन्स आके उस जगह को फिल कर देते हैं। एक हिस्टेरेक्टोमी के ऑपरेशन के बाद क्या पेशेंट को बहुत पेन होता है? कितने दिन तक पेन रहता है? पेन की इंटेंसिटी बहुत वेरिएबल है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, बट बहुत अच्छे इंजेक्शंस अवेलेबल है जो हम रूटीन में देते ही हैं, और उससे उनको पेन काफ़ी कम महसूस होता है। हर दिन, जहाँ तक मैं एक्सप्लेन करती हूँ, हर दिन 5 से 10% उनका पेन कम होता जाता है। शुरू के 2-3 दिन जब हम हॉस्पिटल में रहते हैं तो पेन किलर इंजेक्शंस और मेडिसिन तो हम उनको SOS बेसिस पे जो भी हम एडवाइस करते हैं, बट विद इन 1 वीक वो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हैं। क्या ये पेन एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी और लेप्रोस्कोपी हिस्टेरेक्टोमी में अलग अलग होता है? लेप्रोस्कोपी में ज़्यादा कम हो और एब्डोमिनल में ज़्यादा हो, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, जैसे आपने शुरू में वीडियो के बोला कि कोई ओबीस पेशेंट है और एल्डर पेशेंट है, तो शुरू के 1 वीक उनको उठने बैठने में ज़्यादा तकलीफ होती है, बट लेप्रोस्कोपी में भी 3 to 4 छोटे छोटे इंसिशंस आते हैं, तो पेन तो वहाँ पे भी होता है। अगेन लेप्रोस्कोपी में हम जो जनरल एनेस्थीसिया दे रहे हैं, तो उसमें हम पेशेंट को कंप्लीट बेहोश कर रहे हैं। कंप्लीट बेहोश करने में हम क्या होता है कि हम लोगों को उनके मुंह से ट्यूब डालनी पड़ती है, और उसके बाद ऑपरेशन के बाद 1 से 2 दिन उनको गले में बहुत खराश और गले में बहुत ज़्यादा पेन रहता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है कि जनरल एनेस्थीसिया में हम उनके पेट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर रहे हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम एनेस्थीसिया से रिकवर करते हैं और रिलीज करते हैं, तो कई बार ये राइट शोल्डर टिप पेन उनको कई दिनों तक बना रहता है। मोस्टली 24 to 48 आवर्स ज़्यादा रहता है, लेकिन कई पेशेंट्स को काफ़ी दिन तक वो तकलीफ करता है। तो हर सर्जरी के अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी है और एडवांटेजेस भी है। अच्छा, ये बताओ, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि टाँके पक जाएंगे, टाँके फूल जाएंगे, टाँकों पे स्कारिंग हो जाएगी, उस बारे में क्या बताएंगे? जो टाँके पकने हैं उसके लिए अभी हमारे पास बहुत अच्छी एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है, जो हम सर्जरी के समय पेरेंट्रल इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, और सर्जरी के बाद बेसिक हम ओरल एंटीबायोटिक देते हैं। अगर हम जो सर्जिकल हमारा जो एसेप्सिस है, हमारे जो ऑपरेशन थिएटर्स का जो क्लीनिंग है, हमारे ऑटोक्लेव प्रोसीजर्स है, और सर्जरी के समय जब हम स्क्रब होते हैं, डॉक्टर्स और नर्स जब स्क्रब होते हैं, तो हम कंप्लीट एसेप्टिक प्रिकॉशन लेते हैं, तो ये चांसेस ऑब्वियसली बहुत कम हो गए। प्री ऑपरेटिव वर्कअप हमने कराया हुआ है, पहले ही हमने पेशेंट का देख लिया है कि प्री ऑपरेटिव उनको कोई डायबिटीज़ तो नहीं है, वो रूल आउट हो चुकी है, यूरिनरी इन्फेक्शंस या बॉडी में उनको कोई इन्फेक्शंस तो नहीं है, वो काउंट से हमको पहले ही आइडिया आ चुका है। तो अगर ये सब करा हुआ है तो मोस्टली टाँके पकने का जो चांस है बहुत कम है और बहुत रेयर है। 3 शब्द सपना ने बोले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेप्सिस, एंटीसेप्सिस और हेमोस्टेसिस। ये सालों से प्रिंसिपल सर्जरी के चल रहे हैं। एसेप्सिस मतलब हम लोग हाथ कैसा धोते हैं, अपना प्रॉपर वॉश कैसा करते हैं सर्जरी के पहले। एंटीसेप्सिस मतलब हम लोग क्या सॉल्यूशंस पेशेंट के स्किन पे लगा रहे हैं, बीटाडिन स्पिरिट किस क्वांटिटी में लगा रहे हैं, कितनी कॉन्सेंट्रेशन में लगा रहे हैं। और हेमोस्टेसिस मतलब सर्जरी के टाइम पे होने वाली एक एक ब्लीडर को पकड़ के हम लोग बंद कर रहे हैं।
अगर ये 3 प्रिंसिपल हम लोग अच्छे से फॉलो करते हैं तो 99.9% चांस है कि पेशेंट के ना तो टाँकों में कोई प्रॉब्लम होगी, ना वो पेन होगा, ना इन्फेक्शन होगा। अच्छा ये बताओ कि भविष्य में हिस्टेक्टोमी के बाद पेशेंट को 5 साल 10 साल के बाद प्रोलैप्स होने के चांस रहते हैं? उसमें हमने यहाँ पे बच्चेदानी का ऑपरेशन तो कर दिया है, तो बच्चेदानी प्रोलैप्स नहीं होगी क्योंकि बच्चेदानी निकल चुकी है। लेकिन जैसे जैसे उम्र के साथ मैंने बताया कि हार्मोनल डेफिशिएंसी और कोलेजन और कनेक्टिव टिश्यू डेफिशिएंसी के कारण उनको सिस्टोसील मतलब पेशाब की थैली बल्ज होने लगती है। तो रेक्टोसील या रेक्टम की जगह पे जहाँ पे वो रेक्टोसील होने लगता है, लैट्रिन की जगह की थैली बल्ज होने लगती है, तो उस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अच्छा, पेशेंट को ऑपरेशन के बाद रूटीन एक्टिविटीज़ कब तक वापस कर सकता है? मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। पेशेंट एक्सरसाइज कब से स्टार्ट कर सकता है? एक्सरसाइज के लिए मिनिमम 1.5 to 2 months 6 वीक्स बता रहे हैं 6 to 8 वीक्स है। प्लस पेशेंट की खुद की ओवरऑल एनर्जी लेवल्स कैसे है, उनकी टांकों की रिकवरी कैसी है, ये सब भी साथ में रखना है। पेशेंट कार या 2 व्हीलर ड्राइव कब से कर सकता है? 1 month, वही 4 to 6 वीक्स पे दे कैन टेक अ कॉल। पेशेंट इंटरकोर्स कब से कर सकता है? 8 वीक्स। 8 वीक्स के बाद। हाँ जी। अच्छा, बहुत सारे पेशेंट्स को ऑपरेशन के बाद कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्यों होता है और उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉन्स्टिपेशन के लिए एक तो वाटर इनटेक, हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि उनका फाइबर इनटेक हमको बढ़ाना पड़ेगा। तीसरी चीज़ है कि उनको मोबिलाइज रहना पड़ेगा। इसलिए हम अर्ली मोबिलिटी और रिकवरी की बात करें। अगर वो बिस्तर में ही पड़े तो उनका ओवरऑल डाइजेशन इंप्रूव नहीं होता है। कई बार देखा जाता है कि उनका ऑपरेशन हुआ है तो घर में महिलाएं केवल बिस्तर पे ही रहती हैं, वो मूव भी नहीं करना चाहती है। तो ये दोनों तीनों चीज़ें हैं। हालांकि बहुत डिफ़िकल्ट जब सर्जरीज होती हैं एंडोमेट्रियोसिस जैसी या फिर कैंसर सर्जरीज जैसी, तो चूंकि रेक्टम जो पेशेंट का लैट्रिन का पार्ट है वो एकदम यूट्रस से चिपका हुआ होता है, कभी कभी उसको सेपरेट करते टाइम पे थोड़ी सी नर्व्स में इनवॉलेंटरी इनएडवर्टेंट डैमेज होता है, जिसके कारण पेशेंट को कभी कभी कॉन्स्टिपेशन रहता है। पर जैसा सपना ने बताया, हाई फाइबर डाइट, हाई लिक्विड डाइट और थोड़ा सा मोबाइल एक्सरसाइजेस करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन से प्रॉब्लम से हमको राहत मिल सकती है। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि क्या ऑपरेशन के बाद पेशेंट को फॉलोअप की ज़रूरत है, कंटिन्यूस फॉलोअप की ज़रूरत है? सबसे पहला फॉलोअप कब करेंगे, उसके बाद कितने इंटरवल्स पे फॉलोअप करेंगे? ऑपरेशन के बाद सबसे पहले तो हम लोग उनको स्टिच रिमूवल के लिए बुलाते हैं, जो मोस्टली 10 to 12 डेज 10 to 15 डेज के आसपास बुलाते हैं। फिर हम उन लोगों को 1 month के बाद बुलाते हैं टू सी कि उनको और कोई उनका कैसा यूरिनेशन कैसा है, स्टूल फ्रीक्वेंसी कैसी है, टाँके कैसे हील हो रहे हैं, ओवरऑल उनके एनर्जी लेवल्स क्या है। और तब हम उनको ये सप्लीमेंट्स भी चालू कर देते हैं, कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स। अभी वो 40 से 50 साल की जो उम्र के बाद फीमेल्स का, जैसे मैं बार बार बता रही हूँ, 800 से 1000 मिलीग्राम पर डे की कैल्शियम की ज़रूरत है। हम बार बार उनको सेंसिटाइज करते हैं कि ये सप्लीमेंट्स आपको थ्रू आउट लाइफ चालू करना है, एक्टिव रहना है, मोबिलाइज करना है। और बाद में उनको एक बार आपके टाँके अच्छे से हील हो जाते हैं तो 2 to 3 months के बाद आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसे एक्सरसाइजेस भी धीरे धीरे चालू करना चाहिए। फर्स्ट स्टेप है कि आप वॉकिंग से हम उनको चालू करवाते हैं। तो इसलिए उनको पहले 1 month के बाद हम उनको 3 to 6 months बोलते हैं कि आप हमारे पास आइए, मिलते रहिए, और अगर कोई तकलीफ है तो आप हमारे पास आते रहिए। क्या ऑपरेशन के बाद वॉल्ट स्मीयर मतलब पैप स्मीयर की ज़रूरत पेशेंट को फ्रिक्वेंटली पड़ती है? इसमें पेप स्मीयर का गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स अलग है। इसमें हम ऐसा बोलते हैं कि अगर आपकी हिस्टेक्टमी हो गई है, सर्विक्स को कम्प्लीटली रिमूव करा गया है, और अगर बायोप्सी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल है और प्री ऑपरेटिव पेप स्मीयर रिपोर्ट भी नॉर्मल है और फैमिली में कोई हिस्ट्री नहीं है और कोई क्लोज कोई दूसरे टाइप्स के कैंसर नहीं है, तो हम पेप स्मीयर कराना बंद भी कर सकते हैं। बट इट इज़ ऑप्शनल। बट अप टू 65 ईयर्स आपको डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन में रहना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें नॉर्मल है जैसा सपना ने बोला, तो मेरे हिसाब से पेशेंट को 3 पेप स्मीयर कराने चाहिए, 3 ईयरली पेप स्मीयर। और अगर वो तीनों पेप स्मीयर नॉर्मल है तो वो पेप स्मीयर कराना बंद कर सकता है। लेकिन अगर प्री ऑपरेटिव में कोई हाई रिस्क था या फैमिली में कोई हाई रिस्क है या सर्जरी में कुछ ऐसा आता है तो फिर हमको लाइफ लॉन्ग 65 ईयर्स तक उसको पेप स्मीयर कराना चाहिए। अच्छा, ये जो आपने 3-3, 6-6 महीने पे फॉलोअप बोला, उस फॉलोअप में हम लोग क्या करते हैं अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन? सोनोग्राफी में क्या देखते हैं? ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी में हम ज़रूर करेंगे क्योंकि हमने उनकी ओवरीज नहीं निकाली है। तो हमने ओवरीज नहीं निकाली, इसे ओवेरियन कैंसर के लिए हमको उनको स्क्रीन करते रहना चाहिए। कई बार ओवरीज में सिस्ट भी हो जाती हैं, वो ऑपरेशन वो भी हमको फॉलोअप में रखना पड़ता है। अगर उनको कोई एब्डोमिनल पेन है तो कोई यूरिनरी इन्फेक्शंस वगैरह है वो हमको उनको देखना पड़ेंगे, यूरिन टेस्ट वगैरह कराना पड़ेंगे। अगर पेशेंट हमारे पास नहीं आएंगे तो उनको ये कभी जानकारी नहीं रहेगी।
कई बार मेनोपॉज के बाद उनको जेनिटो यूरिनरी सिम्टम्स होने लगते हैं, जैसे वेजाइनल ड्राइनेस है, इंटरकोर्स में तकलीफ है। तो अगर वो हमारे पास साल में 2 या 3 बार आते रहेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स हमसे डिस्कस करते रहेंगे, तो हमारे पास आज सब चीज़ों का इलाज पॉसिबल है और बहुत सारी क्रीम्स है, मॉइस्चराइजर्स और जेल्स भी अवेलेबल है जो हम उनको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। पेशेंट ऑपरेशन के बाद कब नहा सकता है? ऑपरेशन के बाद हम लोग नॉर्मली जब तक स्टिच रिमूवल नहीं होता है, हम लोग उनको स्पंजिंग करने का बोलते हैं। अपर बॉडी को वो गर्म टॉवल को गुनगुने पानी में भिगो के अपने बॉडी को क्लीन कर सकते हैं, और एक बार स्टिच रिमूवल हो जाते हैं और टाँके हील हो चुके हैं, फिर हम उनको आराम से गर्म पानी से नहाने का बोलते हैं। जैसे आपने बोला कि एक ओवेरियन सिस्ट को हम लोग मॉनिटर करना चाहिए, हमने बहुत साल पहले एक हिस्टेक्टोमी की थी। वो पेशेंट ऑपरेशन के 4-5 साल के बाद आया 4x4 सेंटीमीटर का ओवेरियन सिस्ट लेके। जी। तो उस पेशेंट हमारे ऊपर गुस्सा था कि सर आपने ओवरी क्यों नहीं निकाली। पेशेंट की एज जब हमारे पास वो आया 45 ईयर्स का था, हमने 40 की एज में उसकी हिस्टेक्टोमी की थी। उस पेशेंट का ऐसा कहना था कि उसने जिस डॉक्टर को बताया, उसने बोला कि आपकी ओवरी नहीं निकाली, आपकी ओवरी में अब गांठ हो गई है, आपको इसमें कैंसर हो सकता है। पेशेंट हमसे बहुत गुस्सा था। तो पहली बात तो हमको पेशेंट को क्या काउंसल करना चाहिए, दूसरा वो ओवेरियन सिस्ट कैसा है, हमको उसके बारे में क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए और क्या कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जो आपने बात करी, हमने इतना सारी बातें करी कि ऑपरेशन के पहले हम प्री ऑपरेटिव वर्कअप करा रहे हैं, उसमें हम पेशेंट को तब भी काउंसिल भी करते हैं कि क्योंकि आपकी एज 40 ईयर्स है और आप बहुत यंग हो, तो इस समय हम आपके ओवरीज नहीं निकालेंगे, क्योंकि ओवरी का काम है ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाना, जो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हम हमारे रूटीन पेशेंट्स को हम बताते ही हैं, तो उनको ये बात पता होती है। अब हम जब उनको देख रहे हैं ओवेरियन सिस्ट, आप हिस्टेक्टोमी कराए या ना कराए, ओवेरियन सिस्ट तो अपने आप में प्री मेनोपॉजल और पोस्ट मेनोपॉजल एज में बहुत कॉमन है, बिकॉज इट इज़ अ हार्मोनल प्रॉब्लम। और अगर वो होता भी है तो उसमें हम केवल फॉलोअप करते हैं। 3 to 4 सेंटीमीटर की सिस्ट को हम साल में हर 3 to 4 मंथ्स में हमको फॉलोअप के लिए बुलाते हैं। अगर वो सिस्ट बढ़ नहीं रही है और अपनी जगह पर बैठी हुई है तो हम उसको कुछ नहीं करते, हम छोड़ देते हैं। तो कई बार हम उनको शॉर्ट कोर्स ऑफ हार्मोन थेरेपी भी दे सकते हैं, हमारे हार्मोनल पिल्स भी दे सकते हैं, और उससे भी वो डिसॉल्व हो जाती है। इसके अलावा आप पेशेंट्स को कुछ कैरी होम मैसेज देना चाहेंगे ओवरी के रिलेटेड, फेलोपियन ट्यूब के रिलेटेड और प्रोसीजर चॉइस के रिलेटेड? देखिए, सबसे पहली बात तो 35+ फीमेल्स को सबको अपना कैंसर स्क्रीनिंग करवाना चाहिए। डिलीवरी के बाद फीमेल्स गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर को भूल जाती है, और अपने सप्लीमेंट्स 35 की एज से चालू करना ज़रूरी है, क्योंकि 30 के आसपास उनका पीक बोन मास आ जाता है और उसके बाद बोन डेंसिटी उनकी कम होना शुरू होती है। दूसरी चीज़ है कि साल में एक बार ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी कराना, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन अपने आप खुद से करते रहना, और क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन डॉक्टर के पास, गायनेकोलॉजिस्ट के पास कराना मस्ट है। ये दूसरे नंबर पे है। अगर उनको फाइब्रॉइड्स की गांठें हैं या एंडोमेट्रियोसिस है तो अपने डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करिए कि उनका सर्जरी करवाना ज़रूरी है कि नहीं, मेडिकल मैनेजमेंट में क्या क्या ऑप्शन है, ये खुल के उनको डिस्कस करना चाहिए। जहाँ तक रूट ऑफ हिस्टेक्टोमी है, ये उनका और डॉक्टर का दोनों का मिलके एक चॉइस बन सकता है। और बाकी ये हिस्टेक्टोमी ऑपरेशन से डरने की ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि केस सिलेक्शन, उनका डायग्नोसिस क्या है, उनका एज सिलेक्शन, और किस टाइप का सर्जरी के ओवरीज को रिमूव करना चाहिए कि नहीं रिमूव करना चाहिए। 3 पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी सर्जरी को प्लान करने के पहले। हिस्टेक्टोमी एक मेजर सर्जरी है, लेकिन उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी डॉक्टर आपको अननेसेसरी हिस्टेक्टोमी एडवाइस नहीं करेगा। हर एक डॉक्टर पहले नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट ट्राई करेगा। नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट में मेडिसिन्स आती है, लाइफस्टाइल मेडिकेशंस आते हैं, या फिर दूसरे कोई प्रोसीजर्स आते हैं जैसे DNC, मिरेना, थर्मल बलून या जो भी कुछ है, ताकि आपकी सर्जरी बच सके। अगर वो चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे फ़ायदा नहीं होता है, तो ही डॉक्टर सर्जरी का एडवाइस करता है। हालांकि ये जो हार्मोनल पिल्स और ये नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट्स हैं, ये लंबे टाइम तक लेने होते हैं। बहुत सारे पेशेंट बीच में कंटाल जाते हैं, गिव अप कर देते हैं, या बहुत सारे पेशेंट्स को हार्मोन थेरेपी थोड़ी कॉस्टली लगती है, तो वो लोग सामने से आके सर्जरी की एडवाइस करते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि मिनिमम 40 से पहले सर्जरी का सोचना भी नहीं चाहिए। जितना हो सकता है हार्मोन थेरेपी और नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट्स के ऊपर ट्राई करना चाहिए, और पोस्ट सर्जरी भी लाइफ लॉन्ग फॉलोअप रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यूट्रस निकल गया तो गायनेकोलॉजिस्ट को बाय बाय कर दें। जैसा सपना ने बोला, बाकी सब स्क्रीनिंग भी चालू रखना चाहिए। आपको हमारा ये हिस्टेक्टोमी के ऊपर सेशन कैसा लगा, आप हमको ज़रूर बताएं। इसके अलावा आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो तो हमको DM करके या फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।